जब हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो अक्सर चार बड़ी नदी सभ्यताओं का जिक्र आता है। लेकिन उनमें से एक एक ऐसी थी जो सिर्फ पैदा नहीं हुई बल्कि पूरे 3000 सालों तक जिंदा रही। जी हां, 3000 साल। ये कहानी सिर्फ पिरामिडों और ममियों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक ऐसी कल्चर की, एक ऐसी सभ्यता की जिसने बाढ़, अकाल और बाहरी हमलों हर मुश्किल का सामना किया और फिर भी 30 सदियों तक अपनी पहचान को बचाए रखा। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे कैसे कोई समाज इतने लंबे समय तक अपनी संस्कृति, अपने विश्वासों को जिंदा रख सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं, समझते हैं उनके इस कमाल के लचीलेपन और सांस्कृतिक अस्तित्व की कहानी को। ठीक है, तो इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक नदी ने एक देश को बनाया। फिर चलेंगे पिरामिडों के दौर में। उसके बाद साम्राज्य, धर्म, विरोध और शान की कहानी। फिर मिलेंगे महान उत्तरजीवी रामसेस से। और आखिर में हम देखेंगे 1000 साल लंबा सूर्यास्त। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पन्ना खुलता है मिस्र की जीवन रेखा, नील नदी के साथ। देखिए, यह सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये वो ताकत थी जिसने एक बदलती हुई दुनिया, एक बदलते हुए मौसम के बीच एक पूरे राष्ट्र को जन्म दिया। तो हुआ ये कि सब कुछ एक बड़े क्लाइमेट चेंज से शुरू हुआ। सोचिए, करीब 7000 ईसा पूर्व जब सहारा रेगिस्तान धीरे धीरे फैल रहा था, तो वहां रहने वाले लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें नील नदी की घाटी की तरफ आना पड़ा। अब यहां एक मजेदार बात है, मेसोपोटामिया की नदियों की तरह नील नदी अनप्रिडिक्टेबल नहीं थी। अरे नहीं, इसकी बाढ़ तो जैसे कैलेंडर देखकर आती थी, हर साल ठीक समय पर। और ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि वो उपजाऊ काली मिट्टी लाती थी जो सोने से कम नहीं थी। बस इसी भरोसे ने, इसी स्थिरता ने एक ऐसे समाज की नींव डाली जो सदियों तक टिकने वाला था। और जानते हैं, नील नदी के इसी भरोसेमंद चक्र से एक बहुत ही गहरा फलसफा पैदा हुआ। वो इसे कहते थे मात। मात का मतलब था ब्रह्मांडीय व्यवस्था, संतुलन और सद्भाव। उनका विश्वास था कि जैसे नील नदी हर साल दुनिया में संतुलन लाती है, ठीक वैसे ही फिलौन की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मिस्र में इस संतुलन को, इस मात को बनाए रखे। आप कह सकते हैं कि यही वो वैचारिक गूंज था, वो सोच थी जिसने हजारों साल तक उनके समाज को एक साथ बांधे रखा। और फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। लगभग 3100 ईसा पूर्व नार्मर नाम के एक राजा ने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उसने ऊपरी और निचले मिस्र को एक कर दिया। ये जो मशहूर नार्मर पैलेट है ना, ये उसी जीत का सबूत है। लेकिन समझिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसे राज्य का जन्म था जिसका राजा अब कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक जिंदा देवता था। और इस यूनिफिकेशन का नतीजा एक ऐसी स्टेबिलिटी, ऐसा ठहराव जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इसी दौर को हम आज ओल्ड किंगडम या पुराने साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ये वो जमाना था जब मिस्र के लोगों ने अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इमारतें बनाना शुरू किया। तो शुरुआत कैसे हुई? पहले जो बड़े लोग थे उन्हें मस्ताबा में दफनाया जाता था। ये मिट्टी की ईंटों से बने सपाट छत वाले मकबरे होते थे, सीधा सादा डिजाइन। लेकिन फिर आया एक जीनियस, इम्होटेप। वो सिर्फ एक वास्तुकार नहीं था, एक विजनरी था। उसने सोचा, क्यों ना इन मस्तबों को एक के ऊपर एक रखा जाए। और बस उसने पत्थर का इस्तेमाल करके दुनिया की पहली मॉन्यूमेंटल स्टोन बिल्डिंग खड़ी कर दी, जोसर का स्टेप पिरामिड, एक सीढ़ी सीधा स्वर्ग की ओर। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो तो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। गीजा का महान पिरामिड। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 23 लाख पत्थर के ब्लॉक, इनमें से कुछ का वजन तो कई कई टन था। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इसे गुलामों ने बनाया था। नहीं, इसे बनाया था कुशल कारीगरों ने, जिन्हें बाकायदा खाना और चिकित्सा देखभाल मिलती थी। तो ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये पूरे देश की संगठित शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। लेकिन इतिहास में कोई भी स्वर्ण युग हमेशा नहीं रहता। क्लाइमेट चेंज ने एक बार फिर दस्तक दी। नील नदी की बाढ़ कमजोर पड़ गई और फिर आया भयंकर अकाल। जब पेट खाली हो तो भगवान और राजा दोनों से भरोसा उठ जाता है। फिरौन की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और जो लोकल गवर्नर्स थे, जिन्हें नोमार्क कहते थे, वो ताकतवर हो गए। ये जो शिलालेख है, ये उसी दौर का है। इसमें एक गवर्नर कह रहा है, मैंने भूखों को रोटी दी। वो अब खुद को रक्षक बता रहे थे, फिरौन को नहीं।
और बस यहीं से पुराने साम्राज्य का अंत शुरू हो गया। लेकिन मिस्र की कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो मिस्र है, वो अपनी ही राख से फिर खड़ा हुआ, एक नया जन्म हुआ। और ये दौर था मिडिल और न्यू किंगडम्स का, यानी मध्य और नए साम्राज्यों का। ये साम्राज्य विस्तार की कहानी है, लेकिन साथ ही ये अंदरूनी चुनौतियों की भी कहानी है। ये वो वक्त था जब मिस्र के लचीलेपन की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। हुआ ये कि लगभग 1650 ईसा पूर्व बाहर से एक ग्रुप आया, हिक्सोस। उन्होंने उत्तरी मिस्र पर कब्जा कर लिया। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन मिस्र के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जो किया वो बहुत स्मार्ट था। उन्होंने अपने दुश्मन से सीखा। उन्होंने हिक्सोस के ही हथियार, घोड़ों से चलने वाले रथ, बेहतर कांस्य के हथियार, ये सब अपना लिए और फिर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके न सिर्फ हिक्सोस को खदेड़ दिया, बल्कि इतिहास में पहली बार मिस्र को एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल दिया। अब एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है कहानी में। सोचिए, साम्राज्य अपने चरम पर है और तभी एक फिरौन आता है जो सब कुछ बदल देता है। उसका नाम था अखेनातेन। उसने हजारों साल से चली आ रही परंपराओं को एक झटके में खारिज कर दिया। कहा अब कोई बहुत सारे भगवान नहीं होंगे, सिर्फ एक होगा, आतेन, यानी सूरज की डिस्क। उसने बाकी सारे देवी देवताओं पर पाबंदी लगा दी और तो और राजधानी भी एक बिल्कुल नए शहर अमरना में ले गया। ये एक धार्मिक बगावत थी, वो भी खुद राजा की तरफ से। पर ऐसी बड़ी क्रांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जैसे ही अखेनातेन की मौत हुई, सब कुछ पलट गया। उसका उत्तराधिकारी एक नौजवान लड़का था जिसका नाम हम सब जानते हैं, तूतनखामून। उसके दौर में इस पूरी बगावत को इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। पुराने देवी देवता वापस आ गए, अमरना शहर को वीरान छोड़ दिया गया और मिस्र वापस अपनी पुरानी राह पर लौट आया। ऐसा लगा जैसे वो पूरा दौर एक बुरा सपना था जिसे सब भूल जाना चाहते थे। इसके बाद एंट्री होती है एक ऐसे फिरौन की जिसका नाम आज भी गूंजता है, रैमसेस द्वितीय, रैमसेस द ग्रेट। वो नए साम्राज्य की ताकत का, उसकी शान का जीता जागता सबूत था। और वो एक चीज में मास्टर था, प्रोपेगेंडा में। वो जानता था कि अपनी कहानी को अमर कैसे बनाना है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कादेश की लड़ाई। असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि ये लड़ाई लगभग एक डिजास्टर थी मिस्र के लिए। वो बाल बाल बचे, लेकिन रैमसेस ने क्या किया? उसने इस कहानी को पूरी तरह से पलट दिया। उसने इसे अपनी एक महान, शानदार व्यक्तिगत जीत के तौर पर पेश किया। पूरे मिस्र में मंदिरों की दीवारों पर अपनी बहादुरी के किस्से खुदवा दिए कि कैसे उसने अकेले ही दुश्मन को हरा दिया। एक लगभग हार को उसने एक लेजेंडरी जीत में बदल दिया, सिर्फ कहानी सुनाकर। लेकिन मजे की बात यह है कि इस लंबे चले संघर्ष का अंत किसी की जीत या हार से नहीं हुआ। नहीं, इसका अंत हुआ कूटनीति से। रामसेस और हित्ती साम्राज्य ने मिलकर दुनिया की पहली इंटरनेशनल पीस ट्रीटी साइन की। सोचिए, लड़ाई नहीं बल्कि शांति समझौता। और इससे दोनों साम्राज्यों में स्थिरता का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन रामसेस द ग्रेट के जाने के बाद साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। एक के बाद एक झटके लगे। लगातार लड़ाइयों से खजाना खाली हो गया। हालत इतनी बिगड़ी कि शाही मकबरे बनाने वाले कारीगरों को जब तनख्वाह नहीं मिली तो उन्होंने इतिहास की पहली रिकॉर्डेड हड़ताल कर दी। महल के अंदर साजिशें होने लगीं, यहां तक कि फिरौन रामसेस तृतीय की हत्या कर दी गई। जो सेंट्रल पावर थी वो अब बिखर रही थी। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो मिस्र का 1000 साल लंबा सूर्यास्त था। एक बहुत लंबी, धीमी विदाई। ये वो दौर था जब मिस्र पर बाहरी ताकतों का शासन रहा और आखिरकार उसकी आजादी पूरी तरह से छिन गई। एक के बाद एक बाहर से लोग आए और मिस्र पर राज करने लगे। पहले लीबिया के लोग, फिर नूबिया के राजा, फिर असीरियन आए। उनके बाद पारसी साम्राज्य ने कब्जा किया और आखिर में आए यूनानी। कागज पर तो फिरौन का पद अभी भी था, लेकिन असलियत में मिस्र की अपनी आजादी लगभग खत्म हो चुकी थी। वो बार बार बस एक के बाद एक बाहरी ताकतों के अधीन होता जा रहा था। और फिर आया वो आखिरी दिन, 30 ईसा पूर्व। मिस्र की आजादी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। रोम से मिली हार के बाद मिस्र की आखिरी फिरौन रानी क्लियोपेट्रा सप्तम ने अपनी जान दे दी और इसी के साथ 3000 साल से चला आ रहा फिरौन का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। मिस्र अब आजाद देश नहीं रहा, वो रोमन साम्राज्य का बस एक सूबा बनकर रह गया। तो चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर। मिस्र की असली लेगेसी, उसकी असली विरासत क्या है? क्या वो सोने से भरे मकबरे और आसमान छूते पिरामिड हैं, या फिर
या फिर 3000 सालों तक हर तूफान का सामना करने और टिके रहने की वो हैरान कर देने वाली कहानी है। शायद असली विरासत इस बात में नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि इस बात में है कि वो कितनी सदियों तक जिंदा रहें।